बड़ी खबर आ रही है। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक आज सुबह 11 बजे से सचिवालय में होगी बैठक। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है ये, क्योंकि कई महत्वपूर्ण फैसलों पर आज मोहर लग सकती है। बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की। आपदा के बाद पुनर्निर्माण को लेकर मांग हो सकती है। बता दें कि महत्वपूर्ण निर्णय यहां पर लिए जाएंगे और कई विभागों की सेवा नियमावली में भी संशोधन हो सकता है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। योगेश, धामी सरकार की कैबिनेट बैठक होने जा रही है आज। आखिरकार क्या कुछ यहां पर महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं? देखिए निशी, आज कैबिनेट की बैठक है और करीब 11 बजे जो है ये कैबिनेट की बैठक शुरुआत होगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है। और इस बैठक में अगर देखा जाए तो कई अहम मुद्दों पर जो है बातचीत होने के बाद मोहर लग सकती है। कई ऐसे सेवा नियमावली है विभागों की जिन पर जो है ये माना जा रहा है कि संशोधन हो सकता है। इसके साथ साथ आपदा पर भी चर्चा करने के बाद जो है पुनर्निर्माण को लेकर के जो है नियमावली आ सकती है या उस पर जो है चर्चा करने के बाद एक कोई उस पर मोहर लग सकती है। तो निश्चित तौर पर जो है माना जा रहा है कि पुनर्निर्माण को लेकर के, क्योंकि जो है केंद्र अंतर मंत्रालय की केंद्र समिति की जो टीम है वो भी लगातार जो है निरीक्षण कर रही है, आपदा को लेकर आकलन कर रही है। आपदा को लेकर बड़ा इस बार देखने को मिला कि काफ़ी जो है बोल्डर्स आए पहाड़ दर के और काफ़ी स्थिति जो है पहाड़ों में अभी भी बनी हुई है। तो उसको लेकर के जो है वहाँ पर चर्चा हो सकती है, उससे संबंधित जो है प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। इसके साथ साथ सेवा नियमावली चाहे वो पर्यटन विभाग की हो, स्वास्थ्य विभाग की हो, शिक्षा विभाग की हो, चिकित्सा शिक्षा से जुड़ी हो, तो उसमें भी माना जा रहा है कि उनकी सेवा नियमावली पर जो है कहीं ना कहीं जो है मोहर लग सकती है। इसके साथ साथ कई विभागों में पद जो रिक्त होते हैं उनको लेकर भी सृजन करने के लिए जो है ये प्रस्ताव जो है वो लाया जा सकता है, जिस पर जो है मोहर लगाई जा सकती है कि किस किस विभाग में कितने पदों पर जो है सृजित करना है, किनको भरने हैं उनको, उसको लेकर भी जो है वहाँ पर चर्चा हो सकती है। तो यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो अहम बैठक ये मानी जा रही है और जो कि 11 बजे शुरुआत होगी, उसके बाद जो है करीब 1 घंटे तक ये बैठक जो है माना जा रहा है कि चलेगी। उसके बाद जो है ब्रीफिंग की जाएगी कि किन किन प्रस्ताव पर जो है मोहर लगी है। लेकिन जिन जिन विभागों से सेवा नियमावली जो है उस पर जो है संशोधन की बात जो है संभावित मानी जा रही है। तो देखना होगा कि आखिरकार किन पर जो है आज मोहर लगती है और कितने अहम जो फैसले हैं वो जनता के लिए लिए जाते हैं। बिल्कुल योगेश, लेकिन यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा है कि केंद्रीय जांच टीम जब उत्तराखंड आई आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं और उसके बाद ये महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं। आखिरकार इसको लेकर क्या कुछ योजना तैयार की जा रही है? क्या केंद्रीय जांच टीम जब आई तो उन्होंने यहाँ पर संबंधित विभागीय अधिकारियों से बातचीत की और उनसे विचार विमर्श किया है, तब जाकर ये नतीजा निकल पाया है? देखिए, जब अंतर मंत्रालय केंद्र समिति की जो टीम थी वो जब यहाँ पर जो है इस आपदा के नुकसान का आकलन करने के लिए पहुंची थी, तो उन्होंने जो है सुबह ही आपदा प्रबंधन जो है विभाग के पास पहुंचे और वहाँ पर जाकर के उन्होंने जो विभाग के तौर पर प्रेजेंटेशन जो है तैयार किया था उसको पूरी तरीके से देखा कि आखिरकार किस तरह से ये आपदा का रूप बना है और किस तरह से कहाँ कहाँ पर जो धराली के क्षेत्र है उसमें क्या कुछ के कारण रहे थे, कितना नुकसान हुआ है, इस तमाम चीज़ों का जो आकलन जो है आपदा प्रबंधन टीम ने किया था वो उन्होंने वहाँ पर उनके सामने रखा। उसके बाद जो टीम थी 7 सदस्यीय टीम, वो दोनों दो विभागों में जो है बढ़कर अलग अलग जिलों के लिए निकली, जहाँ पर उन्होंने जो है पूरा आकलन करना शुरू कर दिया है। एक उत्तरकाशी धराली में तो चमोली में पहुंची, कल पौड़ी के शाम पौड़ी में भी जो है टीम ने जो है स्थल निरीक्षण किया है। तो यानी कि पूरा आकलन किया जाएगा और आकलन करने के बाद जो है जो राहत पैकेज जो है राज्य सरकार की ओर से मांगा जा रहा है उसका आकलन करने के बाद उनको कितना राहत पैकेज मिलता है देखने वाली बात होगी। और इस पर आज कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कैबिनेट में भी जो है इसको लेकर के जो है चर्चा हो सकती है, प्रस्ताव को लेकर के बातचीत हो सकती है, उस पर मोहर लग सकती है। तो ये पूरा माना जा रहा है। देखना होगा कि आखिरकार किन किन प्रस्तावों पर आज कैबिनेट बैठक में मोहर लगती है और जनता के लिए किस तरह के जो प्रस्ताव है जो लाए जाते हैं। बिल्कुल योगेश, और आखिरकार इस बैठक में क्या कुछ नतीजा निकल कर आता है, किन मुद्दों पर विचार विमर्श होगा, ये बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड भ्रमण पर पहुंचे मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम 12 सितंबर को पहुंचेंगे देहरादून एयरपोर्ट। 8 दिनों की राजकीय यात्रा पर भारत आएंगे रामगुलाम। भारत मॉरिशस के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का लक्ष्य यहां पर तय है। वाराणसी, अयोध्या और तिरुपति में भी दर्शन के लिए जाएंगे। एयरपोर्ट पर स्वागत और सुरक्षा को लेकर तैयारियां तेज। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। एयरपोर्ट पर स्वागत और सुरक्षा को लेकर तमाम इंतजामात हुए हैं और ये यात्रा बेहद खास मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी
और आगे बिजनेस को यहां पर एक बड़ा पायदान मिलेगा। उत्तराखंड भ्रमण पर पहुंचे मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम। 12 सितंबर को पहुंचेंगे देहरादून एयरपोर्ट। 8 दिनों की ये राजकीय यात्रा पर रामगुलाम इस वक्त भारत आ रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीपी राधाकृष्णन को भारत का उपराष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। सीएम धामी ने कहा कि उनके अनुभव, समर्पण और नेतृत्व में लोकतंत्र और ज्यादा मजबूत होगा और राष्ट्र निरंतर प्रगति की राह पर आगे बढ़ेगा। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की ऐतिहासिक सफलता बताया और कहा कि राष्ट्र सेवा में समर्पित पीएम मोदी पर देशवासियों का अटूट भरोसा है। माननीय सीपी राधाकृष्णन जी को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बनने पर हृदय से बधाई एवं शुभकामनाएं। हमें विश्वास है कि आपके अनुभव से, आपके समर्पण से और नेतृत्व से लोकतंत्र और भी मजबूत होगा तथा राष्ट्र निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह एनडीए गठबंधन की मजबूत जीत है। राष्ट्र सेवा में समर्पित आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर सभी देशवासियों का अटूट भरोसा है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर स्टेट नोडल ऑफिसर और अपर निबंधक सहकारिता आनंद शुक्ला की अध्यक्षता में जिला सहकारी बैंक और विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई है। बैठक में सहकारिता की प्रगति, बैंकिंग सुधार, ऋण वसूली और एनपीए और कंप्यूटरीकरण, नए खातों का सृजन और दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना समेत 12 मुख्य बिंदुओं पर गहन चर्चा और समीक्षा की गई। बैठक में पौड़ी गढ़वाल के सभी अपर जिला सहायक विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी और सुपरवाइजर और समितियों के सचिवों से प्रगति रिपोर्ट ली गई। स्टेट नोडल ऑफिसर ने स्पष्ट किया है कि 1 साल के भीतर 20 लाख से कम मुनाफे वाली शाखाओं के प्रबंधकों पर कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं उत्कृष्ट कार्य करने वाली शाखा प्रबंधकों को सम्मानित कर एक स्तर की वेतन वृद्धि दी जाएगी। मैं निवर्तमान अध्यक्ष राज्य सहकारी संघ मातृ रावत आज इस नाते जो है इस कार्यशाला में उपस्थित हुआ हूँ और जो भविष्य की जो योजनाएं हैं उनके अपने प्रदेश में लागू करने के लिए जो कार्यक्रम हैं, मेले जो होंगे वो हम सब लोग उसमें जो बढ़ चढ़ भाग लेंगे। यही इसलिए आज हम कार्यक्रम करते हुए हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में जो कार्यशाला आज यहाँ पर उपस्थित की गई है, इसके लिए सर्वप्रथम तो अपने प्रदेश नेतृत्व और अपने सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद दूंगा कि आपने इस सहकारिता वर्ष को मनाने के लिए जो आयोजन किया है, जो कार्यक्रम आपने दिए हैं, उनको हम बहुत बृहद रूप में जो है पूरे प्रदेश में निभाएंगे। और आज जनपद पौड़ी की जो बैठक हुई है, ये जो आगामी 7 अक्टूबर से और 13 अक्टूबर के बीच में जो सहकारिता मेले हो रहे हैं, उनके बारे में आज जो ये बैठक की गई है, तो हम इस मेले को एक भव्य रूप देंगे। यही आज यहाँ पर एक कार्यशाला थी। माननीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी के निर्देश पर पूरे राज्य में सहकारिता आंदोलन को और बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जनपद में मेले का आयोजन किया जा रहा है। उसी क्रम में पौड़ी जनपद में भी 7 अक्टूबर से लेकर के 14 अक्टूबर तक सहकारिता मेले का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही 3 और विभिन्न विशेष मुद्दे हैं जिनके बारे में अपने सहकारिता विभाग के और जिला सहकारी बैंक के समस्त कर्मचारियों और यहाँ पर हमारे सहकारी नेतृत्व के जो लोग हैं उनके साथ बैठ करके हम विचार विमर्श कर रहे हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष को किस तरह से आगे ले जाएं। साथ ही भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार से मुक्ति और पारदर्शिता लाने के लिए हमारे यहाँ एक बहुत बड़े पैमाने पर मुहिम चल रही है और वो है पैक्स का कंप्यूटराइजेशन करने की, जिसको पेनिट्रेट करने के लिए, जिसको आगे बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर आज एकत्रित हैं। देखिए, ये वर्ष जो मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और इसमें माननीय मंत्री जी के द्वारा निर्णय लिया गया है कि 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक एक अंतर्राष्ट्रीय मेला लगाया जाए, जो कि हर वर्ष लगाया जाता है। और इस वर्ष यहाँ पे श्रीनगर में हर ज़िले में लग रहा है, लेकिन जो पौड़ी जिला का श्रीनगर में लगेगा और जिसमें कि महिला समूह, महिला मंगल दल और जो हमारे किसान बंधु हैं और कई बड़ी
बड़े बड़े लोग इस मेले में इस मेले में आएंगे। रुड़की के कंजरपुर में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सांपों के जहर का चल रहा अवैध व्यापार उजागर किया है। शिकायतकर्ता गौरव गुप्ता की सूचना पर वन विभाग की टीम ने छापेमारी कर एक गोदाम से 70 कोबरा और 16 रसेल वाइपर समेत कुल 86 सांप बरामद कर लिए हैं। जांच में सामने आया है कि ये सांप संग्रहण केंद्र बिना किसी वैध लाइसेंस के संचालित हो रहा है और मौके पर गोदाम का मालिक ही नहीं था। वहीं वन विभाग उप प्रभागीय अधिकारी सुनील ने बताया है कि PFA की शिकायत पर यह छापेमारी की गई है और सभी सांप भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित प्रजाति घोषित कर कब्जे में ले लिए गए हैं। अब वन विभाग की टीम यहां पर वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंतर्गत सख्त कार्रवाई करते हुए आगे की जांच में जुट चुकी है। आज हमको मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई थी कि खंजरपुर में गांव में किसी व्यक्ति द्वारा कुछ प्रतिबंधित प्रजाति के सांप इन्होंने रखे हुए हैं और जैसी हमको सूचना मिली थी इसमें और उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार जो भी हमको कार्रवाई करने के लिए कहा गया था, हम मौके पे गए थे और जो वन सुरक्षा बल हमारे रुड़की की है और साथ ही रुड़की रेंज के जो भी स्टाफ था, रेंज अधिकारी वगैरह, हम सब मौके पे गए और मौके पे हमने कुछ सांप वहाँ पे बरामद किए और अब उसमें नियमानुसार हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें मौके पे हमको 70 जो है कोबरा जो प्रजाति है उसके सांप मिले और 16 इसमें रसेल वाइपर थे यहाँ पे। ठीक है सर। और सर जो इसमें जो आगे क्या कार्रवाई की जा रही है सर, ये बताइए जरा। इसमें अभी फ़िलहाल नियमानुसार, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो भी धाराएं हैं उनके सुसंगत धाराओं में अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं इसमें और जल्दी ही इनको सांपों को छोड़ने की भी कार्रवाई इसमें की जाएगी। धन्यवाद। लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन से प्रभावित पौड़ी जिले का मंगलवार को अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल ने स्थलीय निरीक्षण किया। भारत सरकार द्वारा गठित दल हेलीकॉप्टर से बता दें कि बरसरार पहुंचा, जहां जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने आपदा से हुए नुकसान और राहत कार्यों की विस्तृत जानकारी पेश की। उन्होंने बताया कि सड़कों, पुलों, भवनों, पेयजल योजनाओं, विद्युत लाइन्स और कृषि क्षेत्र में भारी क्षति पहुंची है। कई गांवों का संपर्क मार्ग बाधित हुआ है, जिससे प्रशासन के प्रयासों से बहाल किया जा रहा है। दल ने सेंजी गांव का दौरा कर प्रभावित परिवारों से बातचीत भी की है। ग्रामीणों ने मकान क्षति, कृषि भूमि के नुकसान और सुरक्षित पुनर्वास की मांग रखी। उन्होंने क्षतिग्रस्त मकानों, पुलों योजना और फसलों का निरीक्षण भी किया। श्री होम की अध्यक्षता में यहाँ 4 सदस्यीय टीम भारत सरकार से विजिट किया उन्होंने और हम लोगों ने सैजी गांव भी दिखाया उन्हें और बाकी अपनी पूरी क्षति, चाहे वो सार्वजनिक क्षति थी हमारे रोड्स, पेयजल लाइन, विद्युत आदि की, और या फिर चाहे व्यक्तिगत क्षति थी जो कि पशु, मानव हानि या फिर मकान आदि की क्षति थी, उसके बारे में हम लोगों ने उन्हें डिटेल में ब्रीफ भी किया और सभी डॉक्यूमेंट्स आदि भी दिखाए और लोगों से भी, प्रभावित लोगों से भी उन्होंने बात करी और उसके बाद एक इसकी पूरी रिपोर्ट बना के वो भारत सरकार में सबमिट करेंगे और जैसा भी निर्णय होगा वो भारत सरकार के द्वारा लिया जाएगा। हाँ जी, तो जो हमने अपनी मांग उनके सामने रखी, जो आपदा प्रबंधक टीम जो भारत सरकार द्वारा आई थी यहाँ पे, उनके सामने हमने अपने गांव की जो पूरी क्षतिग्रस्त हुई है, जैसे पाइपलाइन हो गया, गौशाला हो गई, मौसी हो गई और जो जिन लोगों के पूरे घर तबाह हो गए उनके बारे में उनके उनको बातचीत की हमने और उनको ये बताया कि जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनकी ये मांग है कि थोड़ा उनकी और धनराशि बढ़ा दी जाए ताकि वो अपना घर, मतलब एक छत बना सके अपने लिए, और 5 लाख बोल रहे हैं कि अभी थोड़ा कम है, इसके लिए वो भारत सरकार से बोल रहे हैं कि हमारे लिए राशि और बढ़ा दी जाए। नुकसान तो ऐसा बहुत हुआ है, पूरा मकान पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है, पूरा सामान बह गया है। अभी मेरे बालक की शादी भी थी नवंबर में, तो मैंने उसके लिए गहने बनाए थे, सारे जो है क्षतिग्रस्त सारा बह गया है। तो नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है। अभी हम हॉस्पिटल में जो है और वहाँ पर रह रहे हैं और जो आज केंद्रीय टीम आई थी उनको भी हमने अपना दर्द बताया कि भाई जो सरकार ने 5 लाख रुपए हमें दिए हैं वो हमारे आवास बनाने के लिए नाकाफी हैं। तो हमने उनसे मांग की है कि थोड़ा बहुत और धनराशि बढ़ाई जाए जिससे कि हम अपना आशियाना थोड़ा कहीं पर बना सकें, अपने सर ढकने के लिए छत डाल सकें। भाई ये हमारा वो है। फिलहाल ये लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे। आप देखते रहिए चैनल 24x7।
एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर पड़ोसी नेपाल राष्ट्र में मौजूद गंभीर हालत को देखते हुए चंपावत पुलिस और एसएसबी की ओर से सीमा पर चौकसी मजबूत कर दी गई है। अब किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर सख्त निर्देश यहां पर दिए गए हैं। सुरक्षा एजेंसी की ओर से लगातार नजरें रखी जा रही हैं। तो वहीं एसपी चंपावत अजय गणपति ने बताया कि नेपाल राष्ट्र की ताजा हालत को देखते हुए भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हुए सीमावर्ती टनकपुर, बनबसा और पंचेश्वर क्षेत्रों में गश्त, कॉम्बिंग और चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही खुफिया तंत्र को भी सक्रिय कर दिया गया है। पुलिस कप्तान ने जनता से अपील की है कि वो नेपाल यात्रा के लिए भारत सरकार की ओर से समय समय पर जो दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं उसका पालन जरूर करें। तथा चौकियों को अलर्ट किया गया है तथा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमारे जो बॉर्डरिंग एजेंसीज है जैसे कि एसएसबी, उनके साथ समन्वय बनाते हुए बॉर्डर पे विशेष सतर्कता बरती जा रही है। कानून व्यवस्था सामान्य है। अगली खबर चमोली से है, जहां पर झूले भर के सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिला पूर्ति अधिकारी को अपना सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया है। यह भी बता दें कि सस्ता गल्ला विक्रेता लंबे समय से लाभांश और किराया भाड़ा और साथ ही साथ मानदेय की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सकारात्मक पहल अभी तक सामने नहीं आई है। इसको लेकर सभी डीलरों ने असमर्थता जताते हुए जिला पूर्ति अधिकारी को अपना सामूहिक इस्तीफा सौंपा है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती वो कुछ भी काम नहीं करेंगे। भाई आपदा काल निपट जाता है, उसके बाद में आपकी जो भी समस्याएं हैं इस दौरान में अपने लेवल पे जितना हम इतने परेशान हो गए, सबसे पहले आने जाने से परेशान हो गए हैं। राशन हमको मिल गई, हमने राशन बांट दी है। अब हमारा जो भाड़ा है ये बहुत पहले से लटका हुआ है और हमको जो है इन लोगों ने हमको न घर का रखा न घाट का रखा हुआ सर। इसमें हमारी वही मांग है कि हमारा जो पुराना भाड़ा है, थोड़ा बहुत काम करने की इच्छा तब जागृत होती है सर जब थोड़ा बहुत आदमी को एक प्रहरी को 3000 कोई दे सकता है, वो अपने घर के अंदर सोया हुआ है। डीलर जो है आंगनबाड़ी बच्चों को राशन दे रहा है, स्कूल में राशन पहुंचा रहा है। 3-3 दिन 2-2 दिन जो है 32-32 किलोमीटर दूरी के डीलर है सर। हम धन्यवाद। हम कई वर्षों से अपने डीलर भाइयों के अधिकारों की सरकार से गुहार लगाते हुए आए हैं। कभी हमने हड़ताल की, कभी हमने धरना प्रदर्शन किया, कभी हमने देहरादून में पांगती जी के ऑफिस में ताला लगाया। उस एवज में क्या होता है कि जब हम ये कार्यक्रम करते हैं तो सरकार 2 महीने का हमको लाभांश दे देती है और 10 महीने का गोल कर देती है। फिर 1 साल बाद फिर वही आंदोलन करना पड़ता है। आज हम लोग इतने परेशान हैं कि हम लोगों की आजीविका चलानी बहुत मुश्किल हो रही है। जो हमारे दूरस्थ क्षेत्र के हमारे डीलर भाई हैं जो एक खच्चर का भाड़ा 500-600 रुपये देते हैं, अपनी जेब से देते हैं और उनका कई वर्षों से अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। तो आज हम डिस्ट्रिक्ट चमोली के सभी डीलर सामूहिक इस्तीफा देने डीएसओ कार्यालय में आए हैं। हम आज यहाँ पे मूलतः इसलिए आए हैं कि हम लोग बहुत लंबे समय से अपने लाभांश, भाड़े, किराए की मांग करते आ रहे हैं, जो कि शासन हमको जो है साल भर में 1-2 महीने का दे करके अपनी इतिश्री कर लेता है। कई बार हमने देखा है कि 2 महीने का किराया भाड़ा हमको मिलता है और साल भर का जो है उसकी कोई जानकारी हमको नहीं दी जाती है। तो हमारी ये मांग है कि जब तक हमारे किराया भाड़ा नहीं आता है, खच्चरों का भाड़ा है, गाड़ी का भाड़ा है, जब तक वो नहीं मिलता है तब तक हम आज जो है सामूहिक इस्तीफा देने के लिए यहाँ पे आए हैं। ने अपना एक जो भी इनकी डिमांड थी इन्होंने हमारे सामने लिया है। ये काफ़ी लंबे समय से कुछ चीज़ों की डिमांड कर रहे थे। इन्होंने लिखित रूप में सारी मांगे हमारे सामने ली है। त्याग पत्र की जहाँ तक बात है, इन्होंने एक तरीके से इनकी हड़ताल थी। इन्होंने ये कहा है कि सर ऐसा हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं तो हम जो है त्याग पत्र देने की बात करिए। त्याग पत्र दिया किसी ने नहीं है। पहले तो मैं ये स्पष्टीकरण देना चाहूँगा। इन सारे लोगों से मेरी बात हो गई। अभी मेरे ऑफिस में हर ब्लॉक से लोग आ रखे थे, इनके रिप्रेजेंटेटिव, उनसे मेरी बात हो गई है। मैंने इनसे आपदा तक का समय भी मांग लिया है कि भाई आपदा काल निपट जाता है, उसके बाद मैं आपकी जो भी समस्याएं हैं इस दौरान में अपने लेवल पे जितना हो सकता है संभव आपका सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। तो अभी के लिए स्थिति हमने कंट्रोल में कर ली है और इनकी जो भी समस्याएं यथासंभव में उनको समाधान करने का प्रयास। उत्तराखंड हाईकोर्ट में देहरादून के चक्राता में टेंडर्स आवंटन में राज्य सरकार द्वारा बताई जा रही अनियमितता को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से 2 सप्ताह में टेंडर प्रक्रिया की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 2 सप्ताह की तारीख यहां पर तय की है।
यशपाल सिंह एक कॉन्ट्रैक्टर हैं जो पहले आर्मी रिटायर्ड हैं और उनके साथ एक और पिटिशनर हैं जो CFS से रिटायर्ड हैं। वो लोग अभी उत्तराखंड में कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि उनके इलाके में चक्राता में बहुत कॉन्ट्रैक्ट्स में करप्शन हो रहा है, तो इसलिए इन्होंने ये याचिका उत्तराखंड हाईकोर्ट के आगे फाइल करी। और जब उन्होंने RTIs लगाई तो उन्होंने पाया कि पब्लिकेशन हो ही नहीं रहा है, कोई टेंडर प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहा है। उत्तराखंड सरकार जब टेंडर देने से पहले प्रोक्योरमेंट रूल्स फॉलो नहीं कर रही है। तो उन सब मुद्दों को लेके वो उत्तराखंड हाईकोर्ट आए और उन्होंने उत्तराखंड के हाईकोर्ट के सामने बताया कि बिना किसी पब्लिकेशन के, एक भी न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन नहीं हो रहा और टेंडर बांट दे रहे हैं। तो आज उस मामले में उच्च न्यायालय ने जो स्टेट गवर्नमेंट है उनसे जवाब मांगा है और बोला है कि जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बेसिस में आपने ये टेंडर दिए हैं ये कोर्ट के सामने लाएं। और इस मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्ते में रखी है और अब जब जवाब आएगा तो उसमें फाइनल हियरिंग की ओर कोर्ट आगे बढ़ पाएगी। टीकाकर्ता का ये कहना है कि पर्टिकुलरली 2023 और 24 के वर्ष में 5 में से 59 में से केवल 5 टेंडर का पब्लिकेशन हुआ है न्यूज़पेपर में। और जब न्यूज़पेपर में ये 5 जो पब्लिकेशन हुए हैं वो ओपन टेंडर्स थे, तो उनमें जब बिड अवार्ड की गई तो उसमें जो एस्टिमेट कॉस्ट और अवार्ड कॉस्ट में अंतर था, तो सरकार को फ़ायदा था। लेकिन जो क्लोज टेंडर हुए हैं जिसमें बिल्कुल पब्लिकेशन नहीं है बचे हुए टेंडर में, उसमें केवल 3 कॉन्ट्रैक्टर हैं। हर टेंडर में 3 कॉन्ट्रैक्टर हैं और वो आपस में ही बांट दिए जा रहे हैं। तो A, B, C में से फिर B को फिर C को ऐसे अवार्ड किया जा रहा है। और एक मामला ये भी सामने आया था RTI इन्फॉर्मेशन में कि कोई वहीं के एक कॉन्ट्रैक्टर है जिन्होंने पहले CM को कंप्लेन किया और जब उन्होंने कंप्लेन करा तो उस मामले को दबाने के उस कंप्लेन के 2-3 दिन बाद ही उनको एक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया, फिर उनके बेटे को।